तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम रिवाइज करने वाले हैं टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी को। इसको हम स्टडी करेंगे हमारी स्मार्ट बुक से। अगर आपको चाहिए इसकी फ्री पीडीएफ कॉपी तो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ओके, अगर आपको चाहिए इसके हार्ड कॉपी तो आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर shivam-nagpaclasses.com पर। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं टैक्स इनवॉइस चैप्टर को रिवाइज करना। सो एक टैक्स इनवॉइस होता क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोले, जो पक्का बिल होता है उसको हम टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। इट इज ए कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट जो आइडेंटिफाई करता है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। डिस्क्राइब करता है कि कौन सी आइटम बेची गई है, क्या क्वांटिटी है, डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, किस प्राइस बेची गई है आइटम, या क्या डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है, एंड क्या उसकी पेमेंट टर्म है। ओके, एक इनवॉइस को इशू करने की लास्ट डेट क्या है, इसको हम स्टडी कर चुके हैं इन चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। ओके, देन कंटेंट का रहेगा टैक्स इनवॉइस का, इसको आप जस्ट रीड कीजिएगा। ओके, ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर सी कैटेगरी का है, तो एग्जाम में ऐसी कमी पूछता है। तो इस चैप्टर में जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता दूंगा, उनको आपने पक्का कर लेना है। इज इट क्लियर? ओके, देखिएगा आप यहां पर। सो नेम, एड्रेस एंड जीएसटी इन ऑफ सप्लायर ये मेंशन होगा उसके ऊपर। कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर होगा, नॉट एक्सीडिंग द 16 कैरेक्टर, यूनिक फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। कब इश्यू किया गया उसकी डेट होगी उसके ऊपर। जो रेसिपिएंट है उसका नेम, एड्रेस, जीएसटी इन, यूआईएन ऑफ द रजिस्टर पर्सन यहाँ पर। ओके, उस पर होगा एचएसएन कोड। ये किस लिए होता है? ये होता है आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपने सर्विस प्रोवाइड करी है, जो आपने गुड्स सोल्ड करी है, उस पर किस रेट से यहाँ पर जीएसटी आएगा, तो उसको हम बोलते हैं एचएसएन कोड। सप्लायर का टर्नओवर ज्यादा है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ है, इन दैट इज क्या होगा? सप्लाई कर रहे हैं B2B, देन उसको मेंशन करना होगा 4 डिजिट ऑफ एसएन कोड। ओके, 4 डिजिट ऑफ एचएसएन कोड यहाँ पे मेंशन करना होगा। सप्लाई अगर B2C है देन दिस 4 डिजिट आर ऑप्शनल। ओके, उसका टर्नओवर यहाँ पर ज्यादा है 5 करोड़ से, तो उसको देना पड़ेगा यहाँ पर एसएन कोड का 6 डिजिट यहाँ पर। राइट, इसको आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कौन सी गुड्स बेची गई है, कौन सी प्रोवाइड की गई है, क्या क्वांटिटी है, वैल्यू सप्लाई क्या है उसकी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स रेट क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है। इसको आपने टैक्स इनवॉइस में अलग अलग से मेंशन करना होगा, तो ही वो जाकर एक वैलिड टैक्स इनवॉइस बनेगा। सप्लाई का प्लेस क्या है उसके अंदर, हाँ क्या सप्लाई वो आरसीएम में टैक्सेबल है, तो उसमें बॉक्स होगा आरसीएम का, वहां पे आपको टिक करना होगा कि इस सप्लाई के केस में जो टैक्स है वो आरसीएम पे करने वाला है टू गवर्नमेंट यहाँ पर। ओके, इसको साइन करना होगा और क्यूआर कोड जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां पे क्यूआर कोड भी उस पर लगाना पड़ेगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। देखिएगा नोट, टैक्सेबल सप्लाई इज सप्लाइड बाय द या थ्रू ईसीओ या ओइडार टू ए रेसिपिएंट हु इज अनरजिस्टर्ड irrespective of the value of supply. Tax invoice issued by the registered person shall contain the name, address of the recipient. Okay, सिंपल सी बात क्या बोल रहे हैं, जो ईसीओ वगैरह हैं, जो अमेजोन वगैरह हैं, वो सेल कर रहे हैं किसको? किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ओके, तो उनको जो इनवॉइस इशू करेंगे उसमें कंपलसरी मेंशन होगा रजिस्टर who is unregistered irrespective of the value supply. Tax invoice issued by the registered person means जो इशू कर रहा है shall contain the name and address of the recipient means आपका नाम और आपका एड्रेस उसमें मेंशन होगा along with the पिन कोड। ओके, नेम ऑफ स्टेट एंड said address shall be deemed to be address on record of recipient यहाँ पर। ओके, अभी एग्जाम हुए थे उनके सीएमए के एग्जाम हुए थे, उसमें ये पूछा गया था एज ए एमसीक्यू। ओके, ध्यान रखिएगा, हमारे ऐसे में एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, हाँ जी। अब बात आती है कि जो आप इनवॉइस बनाने वाले हैं यहाँ पर, उसकी कितनी कॉपीज बनेगी यहाँ पर। राइट, उसकी कितनी कॉपीज बनेगी? अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का तो उसकी बनेगी 3 कॉपी। पहली कॉपी जाएगी रेसिपिएंट को, एक कॉपी जाएगी ट्रांसपोर्टर को, और एक कॉपी रखेगा सप्लायर उसको ऑनलाइन
शो करने के लिए गवर्नमेंट को। ओके, सो इसकी बनेगी 3 कॉपी यहाँ पर। हाँ, अगर उसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये कॉपी रिक्वायर्ड नहीं होगी जो ट्रांसपोर्टर वाली है, क्योंकि आप उसको आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, आप उसको गुड्स को सेंड नहीं कर रहे हैं ट्रक के थ्रू, तो ये कॉपी रिक्वायर्ड नहीं होगी यहाँ पर। आप सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर सर्विस का, तो आपको इशू करना होगा डुप्लीकेट इनवॉइस। जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो जाएगा रेसिपिएंट को, जो डुप्लीकेट है वो जाएगा यहाँ पर सप्लायर को। ओके, ठीक है। ऐसा कौन सी टाइम होगा जब आपको इनवॉइस को इशू करने की नीड नहीं है? ऐसा कौन सा केस होगा? राइट, देखिएगा, ऐसा कौन सा केस होगा जब आपको इनवॉइस को इशू करने की नीड नहीं होगी? नो इनवॉइस 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। जब ये तीनों बातें, आई रिपीट, जब ये तीनों बातें सेटिस्फाई होगी, इन दैट केस देयर इज नो नीड टू इशू द इनवॉइस। ओके, ये तीनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऑल 3। ओके, जो वैल्यू सप्लाई है वो कम होनी चाहिए 200 रुपए से। ओके, जो रेसिपेंट है वो होना चाहिए अनरजिस्टर। अगर जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर है एज ए कंपोजिशन डीलर, तो उसको हम रजिस्टर पर्सन मानते हैं। ओके, वो पर्सन रजिस्टर होता है, वो पर्सन अनरजिस्टर नहीं होता। ओके, जो रेसिपेंट है डज नॉट रिक्वायर द इनवॉइस। जैसे कोई बच्चा गया एक शॉप पे, टॉफी बाय करके आया, ओके, या फिर कोई चिप्स का पैकेट बाय करके आया, तो उसने मना कर दिया, मुझे इनवॉइस चाहिए नहीं, तो उस टाइम इनवॉइस देने की कोई नीड नहीं है। ये तीनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि जो वैल्यू सप्लाई है वो 200 से कम है, पर्सन रजिस्टर भी नहीं है, लेकिन जो रेसिपेंट है वो कहता है कि मुझे इनवॉइस चाहिए, वो बच्चा इनवॉइस मांगने लग गया उस अंकल से, तो उस अंकल को इनवॉइस देना पड़ेगा। ओके, जब बच्चा नहीं मांग रहा है, वो पर्सन रजिस्टर भी नहीं है, लेकिन जो वैल्यू है वो 200 से ज्यादा है, तब भी उसको इनवॉइस देना पड़ेगा उस शॉपकीपर को यहाँ पे। ओके, तो इसको अपन ध्यान रख रहे हैं। ये तीनों बातें अगर सेटिस्फाई होगी, इन दैट केस वहां पर टैक्स इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, लेकिन जो सप्लायर है उसको तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा मैंने कितने की सेल करी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फॉर ऑल दीज ए कंसोलिडेटेड इनवॉइस कैन बी इशूड एट द एंड ऑफ द ईच डे। ओके, उन सबका वो एक इनवॉइस बना देगा कि मैंने आज ये सेल करी है यहाँ पर, उसके बेस पर टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को यहाँ पर। इज इट क्लियर? ओके, सो लेकिन सेम इज नॉट एप्लीकेबल, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है और स्टडी मैटर क्वेश्चन भी है। ओके, सर्विस थ्रू एडमिशन या एग्जीबिशन, सिनेमा और मल्टीप्लेक्स। आप किसी एग्जीबिशन में गए, आप मूवी देखने गए सिनेमा के अंदर, ओके, आप देखने गए गदर मूवी को, बोलता नहीं अरशफ अली हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ओके, वैसे ही इस केस में आपको टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। यहां ये बात अप्लाई नहीं होगी, यहां पे आपको ऑलवेज 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 आपको टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, चाहे उसकी वैल्यू 1 रुपए क्यों ना हो उस टिकट की। जैसे आपने टिकट बाई करी मूवी वॉच करने के लिए 150 की बाई करी, तो आपको टैक्स इनवॉइस हमें मिलेगा। ओके, तो वहां पे अप्लाई नहीं होता, वहां पे कंपल्सरी टैक्स इनवॉइस है हमेशा ही। ओके, ठीक है, चलते हैं। हाँ जी, ये बात सी इंटर वालों की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेन सी फाइनल वालों के लिए है। ओके, देखिएगा, मेंशन इन इनवॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन दैट केस आपको मेंशन करना होगा कि अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं टू सेल यूनिट, ओके, डेवलपर को, इसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी या फिर ऑन पेमेंट ऑफ ऑन बॉन्ड या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। देखिएगा, अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें मिलते हैं 2 ऑप्शन। पहली बात तो क्या है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम मानते हैं जीरो रेट सप्लाई, उस पर जीएसटी नहीं आता, तो गवर्नमेंट आपको देती है 2 ऑप्शन। या तो पहले आप जीएसटी पे करें, उसका आप रिफंड ले लें, उसको हम बोलते हैं अगर आप आईजीएसटी पे कर रहे हैं, आप आईजीएसटी को पे कर रहे हैं, फिर इसका बाद में रिफंड क्लेम कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या आता है, आप अप्लाई करेंगे अंडर बॉन्ड या एलओटी, यहां आपको जीएसटी पे नहीं करना। ओके, ये ऐसा करती है गवर्नमेंट, ये बॉन्ड साइन करवाती है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जो पैसा लेके आना होता है फॉरेक्स के अंदर। ओके, जो पैसा आना चाहिए डॉलर के अंदर, अगर जो पैसा आप लेकर नहीं आए फॉरेक्स के अंदर, तो इंडायरेक्ट के जो गवर्नमेंट उसका जब उसको आप बॉन्ड देते हैं, उसको ओपन कर लेती है, उसको यूज कर लेती है और पैसे को रिकवर कर लेती है। ओके, तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं मानते। अगर पैसा
डॉलर के अंदर नहीं आया यहाँ पर, उसको गवर्नमेंट यूज कर लेती है यहाँ पर। ओके, तो आपको मेंशन करना होगा कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप IGST पे कर रहे हैं या फिर आपने बॉन्ड को साइन करा है विद गवर्नमेंट यहाँ पर। ओके, तो आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। देन इन केस ऑफ टैक्स पेड अंडर 74 मींस फ्रॉड का केस होगा, या 129 सीजर हो गया, आप ट्रक को लेके जा रहे थे, उसमें ट्रक में गुड्स को लेके जा रहे थे विदाउट ईवी बिल विदाउट इनवॉइस, तो गवर्नमेंट ने पकड़ा उसको सीज कर लिया, या 130 के अंदर गवर्नमेंट ने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया, उसको जब्त कर लिया, या तो क्या हुआ 129 के अंदर उसको सील कर दिया, और 30 में क्या हुआ उसको कॉन्फिस्केट कर लिया, उसको जब्त कर लिया, गवर्नमेंट ने बोला तुम भाग जाओ, अब से ट्रक और गुड्स हमारी हो गई। ओके, देन डेबिट नोट इशूड लेटर ऑन, जो गुड्स गवर्नमेंट ने जब्त करे हैं, गवर्नमेंट ने सीज करे हैं, उसके बारे में यहां पर बाद में डेबिट नोट इशू हो रहा है। ये डेबिट नोट होता क्या है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, अभी तो समझ लीजिए यहां पर डेबिट नोट इशू हो रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर के अंदर ITC वाले के अंदर कि आपको इसका बाद में ITC नहीं मिलता है। ऐसे गुड्स जिनके बारे में फ्रॉड किया गया है, जो गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिया है, उनका रेसिपेंट को ITC नहीं मिलते हैं। सो ITC इज नॉट अवेलेबल, जो ब्लॉक अंडर 17(5) के अंदर। हैंस इनवॉइस शुड कंटेन द वर्ड, हम बात क्या कर रहे हैं, जो इनवॉइस बाद में मिल रहा है उसको, तो उसमें लिखा होना चाहिए कि इनपुट क्रेडिट नॉट एडमिसेबल, कि आपको ITC नहीं मिलेगा, ये पद उस पर लिखी होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिएगा हम GST के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मैं आज लायबल हो गया GST के लिए। ओके, जैसे आज मैं GST के लायबल हुआ, जैसे मेरा आज टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो आज मैं लायबल हो गया, तो मुझको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंने अप्लाई कर दिया, जो RC आएगा, जो सर्टिफिकेट आएगा, जो GST इन आएगा, वो तो बहुत बाद में आएगा। मैं तो आज से लायबल हो गया हूं यहां से ही, तो मुझको आज से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पर इस दैट केस क्या होगा, मैं अभी यहां पर इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, मैं अभी यहां पर इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। मैं कस्टमर से GST कलेक्ट कर लूंगा, चाहे कस्टमर अनरजिस्टर्ड है चाहे कस्टमर रजिस्टर्ड है, मैं सबसे GST कलेक्ट कर सकता हूं, मुझको यहाँ पर राइट मिल चुका है। लेकिन मैं किसी को भी टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास अभी GST इन नहीं है, वो तो बाद में आएगा। मैंने अप्लाई करा 30 दिन के अंदर, फिर उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद वो आएगा मेरे पास। ओके, तब मैं उसको टैक्स इनवॉइस दे पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तो टैक्स कलेक्ट कर लिया इस पीरियड के अंदर, पर मैंने उनको इनवॉइस नहीं दिया, मैंने उनको पक्का बिल नहीं दिया, कच्चा बिल तो दे दिया, उनको पक्का बिल नहीं दिया। तो पर्सन लायबल टू रजिस्टर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो यार टाइम लैग है यहाँ पर, द आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसका क्या होगा, मैंने GST कलेक्ट कर लिया उनसे, वो तो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, लेकिन को बिल देना पक्के वाला GST वाला। ओके, तो वो कैसे होगा, उसको हम बोलते हैं रिवाइड इनवॉइस, यहाँ पर उसको हम बोलते हैं रिवाइज इनवॉइस। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके क्वेश्चन बैंक में इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, ऐसे नहीं, हाई चांस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आएगा, आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके, देखिएगा, सो every registered person granted registration from earlier date, okay, shall issue the revised invoice within the 1 month। जैसे आपको RC मिलता है, जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपका GST इन मिलता है, वहां से 1 महीने के अंदर आपने इनवॉइस को इश्यू कर देना है, इसको हम बोलेंगे रिवाइज इनवॉइस। ओके, फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे बाबू लिमिटेड है, बाबू लिमिटेड है, ओके, जो उनका टर्नओवर है वो क्रॉस हुआ 20 लाख ऑन 2/9 को। ओके, उसने अप्लाई करा फॉर रजिस्ट्रेशन 25 को ऑफ 9 को, मीन्स उसने अप्लाई कर दिया 30 दिन के अंदर। ठीक है जी, उसने अप्लाई कर दिया यहाँ पर 30 दिन के अंदर, उसको RC ग्रांट हुआ, उसको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ यहाँ पर 4/10 को यहाँ पर। ओके, सो उसने सप्लाई करी है यहाँ पर 2/9 से लेकर के 3/10 तक, जब उसको यहाँ पर RC आया उस टाइम पीरियड के अंदर, तो यहाँ उसने GST कलेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट को पे भी कर देगा GST, लेकिन जो इनवॉइस है पक्के वाला यहाँ पर, इसको भी देना पड़ेगा। जो ऐसे कस्टमर है जो B2B वाले हैं, वो तो इनवॉइस मांगे ना, क्योंकि उनको तभी ITC मिलेगा, इनवॉइस के बिना उनको ITC कैसे मिलेगा, जो पक्के वाले जो रजिस्टर्ड कस्टमर है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर इशू करना पड़ेगा रिवाइज इनवॉइस टिल 3/11 तक फॉर सप्लाईज मेड बिटवीन द ड्यूरिंग दिस पीरियड। 3/11 तक मीन्स यहां से 30 दिन के अंदर, सॉरी 1 मंथ के अंदर। ओके, 3/11 तक आपको यहां पर
रिवाइज करके टैक्स को इनवॉइस को इश्यू करना पड़े। ओके, देन नोट, ये क्या बोलता है हमारे को, कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस ओनली इफ। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि आप एक ही बिल काट दोगे, आप एक ही बिल काट दोगे, जो आपने इशू करने हैं रिवाइज इनवॉइस उन सबका आप एक ही बिल काट दोगे। किस केस में काट दोगे एक ही बिल? यहां पर अगर आप कर रहे हैं यहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई, या आप कर रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाईज की वैल्यू बराबर है फिर कम है 2,50,000 से, किसको कर रहे हैं यहां पर? मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप इंट्रा कर रहे हैं, अगर आप इंटर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कम है, इंट्रा की कोई मर्जी वैल्यू हो, तो इंटर कर रहे हैं इसकी वैल्यू कम है 2,50,000 से, इसके बराबर है, किसको कर रहे हैं? टू कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। इन दैट केस क्या होगा, आप उसका एक इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उनको आईटी लेने नहीं है तो उसका आप एक बिल काट दीजिए, इनफ रहेगा, उन सबका एक ही बिल काट दीजिए, सारी इसमें आप मेंशन कर दीजिए हमने ये आइटम सोल्व करी है, उसका आप एक बिल काट दीजिए। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन सीआरटीआई कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस नेवर बी इशूड इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, वेदर इंटर होगा चाहे 1 रुपए की अमाउंट होगी, कुछ भी होगा, आपको उसको अलग से इनवॉइस देना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। देन इसमें नेक्स्ट आता है हमारा बिल ऑफ सप्लाई। ये क्या होता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ऐसा पर्सन जो सप्लाई कर रहा है विच इज नॉट लायबल टू ऑन विच टैक्स नॉट टू बी कलेक्टेड, जिस पर जीएसटी नहीं आने वाला है। ओके, नो इनवॉइस, जस्ट इशू द बिल ऑफ सप्लाई। जैसे जो हमारा होता है कंपोजिशन डीलर, ओके, वो टैक्स इनवॉइस नहीं देता होता, क्योंकि वो जो रेसिपेंट है उससे टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। 1%, 6% अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। इसको हम स्टडी कर चुके हैं अंडर चैप्टर कंपोजिशन लेवी के अंदर। ओके, तो इन दैट केस वो इश्यू करेगा बिल ऑफ सप्लाई को, यहां पर उसको हम बोलेंगे बिल ऑफ सप्लाई। ओके, या आप सप्लाई कर रहे हैं ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो भी आपको इश्यू करना होगा बिल ऑफ सप्लाई। देखिए, आप सोचोगे कि एक पर्सन जो सप्लाई कर रहा है एग्जेम्प्टेड गुड, वो जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। देखिएगा, जैसे मैं कोई मेरी शॉप है, आपने देखा होगा बहुत से मॉल होते हैं, जैसे हमारी सिटी में खुला हुआ है रिलायंस के नाम से, रिलायंस का एक मॉल खुला हुआ है जहां पे फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल भी मिलते हैं। यहाँ फ्रूट्स भी मिलते हैं और वेजिटेबल भी मिलते हैं। ओके, यहाँ बाकी आइटम मिलती हैं, जैसे कोई दालें वगैरह हो गई है, राइस वगैरह हो गए हैं, या फिर कोई और किचन की आइटम होती है, खाने पीने की आइटम होती है, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स पर सब कुछ मिलते हैं वहाँ पे, जो एक मिलते हैं यहाँ पर मॉल में, हम जाते हैं वहाँ पर। ये फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, जो फ्रूट्स जीएसटी से एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे इस पे आती है नील रेट। तो ये क्या है? अभी एग्जाम्प्ट है जीएसटी से, आप बोल सकते हैं इस पर जीएसटी आएगा नहीं। मैं उनके पास गया, वो जीएसटी में रजिस्टर है, ये जीएसटी में रजिस्टर है, पर मैं इनसे बाय कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्रूट्स बाय कर रहा हूँ, तो क्या मुझको इनवॉइस काट के देंगे? नहीं, इनको इनवॉइस नहीं काटना, पर इनको काटना होगा यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई को। ओके, इन दैट केस इश्यू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई को। ओके, ताकि वो रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाए उनकी कितनी सेल हुई है यहाँ पर। ओके, सो सिंपल सी बात क्या है, जो बिल ऑफ सप्लाई है वो सिर्फ जो कंपोजिशन वाला वो इश्यू नहीं करता, एक ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर भी है, वो सप्लाई कर रहा है एग्जाम्प्ट गुड्स, वो भी इश्यू करता है। इसका आपको ध्यान रखना है, इस पर केसडी आ सकती है। हाँ, यहाँ पे एक बात और आती है कि जो पर्सन वर्क कर रहा है एज ए कंपोजिशन डीलर, बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय द कंपोजिशन सप्लायर शैल कंटेन द वर्ड्स, उसको ये बात ही मेंशन करनी पड़ेगी ऑन बिल ऑफ सप्लाई कि वो एक यहां पर है कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स। ओके, वो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। देन अब क्या हुआ कि अभी रिलायंस वाला है जो बेच रहा है, फ्रूट्स ही बेच रहा है, जो वेजिटेबल बेच रहा है, वो कुरकुरे, पेप्सी, चिप्स ही बेच रहा है। मैं गया इनके वहां पर मॉल के अंदर, मैंने उनको बोला चलो पैक कर दीजिए, 1 किलो आप एप्पल पैक कर दीजिए, और आप पैक कर दीजिए 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल, 4 चिप्स के पैकेट पैक कर दीजिए। मैंने पैक करा लिए। अब वो कंफ्यूज, अब वो क्या इश्यू करे? वो इश्यू करे बिल ऑफ सप्लाई या फिर इश्यू करे टैक्स इनवॉइस? ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट है। हाँ, ऑप्शन है उसके पास, वो इश्यू करेगा इसके लिए बिल ऑफ सप्लाई और इश्यू करेगा इसके लिए टैक्स इनवॉइस। बट इससे क्या होगा? इससे आएगी प्रॉब्लम, इससे होगा टाइम वेस्ट फालतू का। उसके लग से बिल काट रहा है, इसके लग से इनवॉइस बना रहा है, तो टाइम वेस्ट होगा। तो हमारा लो क्या बोलता है यहाँ पे? लो बोलता है, इसको हम बोलेंगे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई।
वो एक ही बिल बनाएगा, वो एज ए इनवॉइस भी काम कर देगा, वो एज ए बिल ऑफ सप्लाई भी काम कर देगा। इसको हम बोलेंगे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, क्या बोलेंगे इसको हम? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टडी मेटा क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। क्या बोलेंगे इसको हम? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। सो इन केस सप्लायर मेकिंग द टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई टुगेदर, दोनों एक साथ सेल की जा रही है, यहां पर दोनों एक साथ सेल की जा रही है, तो क्या बनाए हम? यहां पर हम बनाएंगे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इन सच केस देयर इज नो नीड टू इश्यू ए सेपरेट टैक्स इनवॉइस फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड बिल ऑफ सप्लाई फॉर द एग्जम्प्टेड गुड्स। इश्यू करेंगे हम यहां पर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कैन बी इश्यू। डन? ओके, देन हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये आता है हमारा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये क्या होते हैं? सो हम देखते हैं पहले क्रेडिट नोट। स्टडी मेट का क्वेश्चन भी है एंड आरटीबी में पूछा गया है नवंबर 19 के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट है दोनों। सो इन फॉलोइंग केसेस क्रेडिट नोट कैन बी इशूड सप्लायर डिक्लेयर द वैल्यू मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, मैं एक शॉप में गया एक आइटम को बाय करने, मैं एक परफ्यूम बाय करने गया, उसने बिल बना दिया 1200 रुपए का। यहां पे मैं ले आया, कल मेरा भाई गया शॉप पे, वो लेके आया 500 रुपए के अंदर उसी को। मैं दोबारा गया, अरे तूने क्या कर दिया, तूने मेरे से 1200 रुपए चार्ज कर लिए। वो बोला हो गलती होगी, मैंने गलती, बिल लड़का दूसरा खड़ा था उसको पता नहीं था, उसने कम पैसे चार्ज, फालतू पैसे ले लिए आपसे। यहाँ पर उसने आपसे फालतू पैसे चार्ज कर लिए, गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ पर, राइट, गलती से मिस्टेक होगी। तो क्या करेगा यहाँ पर? जो बिल है, जो इनवॉइस है, उसने काट दिया है पहले। ओके, उसने जीएसटी पे कर दिया है गवर्नमेंट को उस इनवॉइस के बेस पर। यहाँ पर इनवॉइस जा चुका है, उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर चुका है यहाँ पर, तो वापस कैसे होंगे पैसे मेरे? तो उसको इश्यू करना पड़ेगा यहाँ पर क्रेडिट नोट। क्या होता है कि सप्लायर जो वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है वो ज्यादा है एक्चुअल वैल्यू सप्लाई से, जो उसने वैल्यू डिक्लेयर करी है वो ज्यादा है उसकी एक्चुअल वैल्यू से। ओके, तो इसको रिवर्स करने के लिए इश्यू करेगा यहाँ पर क्रेडिट नोट। मुझको क्रेडिट करेगा, वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा यहाँ पर वो। ओके, या फिर सप्लायर डिक्लेयर द हायर टैक्स इनवॉइस, हायर टैक्स रेट्स देन एप्लीकेबल रेट। जो उसने टैक्स लगाया वो लगा दिया 12% की रेट से, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स रेट था वो 5% था, तो उसको करेक्ट कर रहा है वो बाय इशूइंग द क्रेडिट नोट। गुड्स रिसीव्ड इन लेस क्वांटिटी बाय द बायर। देखिएगा, अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर, मेरी शॉप है यहाँ पर एक, मैं किराने की शॉप है मेरी, यहाँ पर मेरी किराने की शॉप है। ओके, मैं कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ, भुजिया बेचता हूँ, टॉफियाँ बेचता हूँ, सब कुछ बेचता हूँ। यहाँ से गाड़ी चली है। ओके, ये गाड़ी, ये पेप्सी वाली गाड़ी आ रही है, इसी गाड़ी है ये पेप्सी वालों की गाड़ी है, राइट। ये मेरे पास आ रही है हमको पेप्सी की बोतल देने के लिए। तो ये पूरी मार्केट में जाएगी, डिफरेंट शॉप है वहां पर, जो होते हैं ना पैकेट वगैरह होते हैं पेप्सी वगैरह के, वहां पे छोड़ के आएगी। तो यहाँ पे एक शॉप पे गई, वहां उतार दिया, यहाँ शॉप पे गई, वहां उतार के आया। मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है यहाँ पर 500 बोटल्स का। ओके, लेकिन जब वो गाड़ी यहाँ पे गई, मेरा बिल कट चुका है यहाँ पे, उसने मेरा इनवॉइस काट दिया था। जब वो गाड़ी यहाँ पे गई, उसने यहाँ पे सारी अनलोडिंग कर दी। जब वो मेरा नंबर आया यहाँ पर मेरे पास पहुंचा, तो उसके बाद बची सारी 400 बोतल। ओके, तो गुड्स रिसीव हुई है यहाँ पर बायर को लेस देन क्वांटिटी बाय द बायर। ओके, मुझको लेस क्वांटिटी रिसीव हुई यहाँ पर, मैंने बाय करी थी 500 क्वांटिटी, यहाँ पर मेरा इनवॉइस इशू किया 500 क्वांटिटी का, लेकिन मेरे को रिसीव हुआ यहाँ पर 400 क्वांटिटी का। इन दैट केस क्या होगा, मैं उसको फोन करूंगा, मुझको क्या बोलेगा, मैं यहाँ पे इशू कर देता हूँ आपको क्रेडिट नोट यहाँ पर, क्योंकि जो गाड़ी आएगी तो बाद में आएगी, पता नहीं कब आएगी गाड़ी दोबारा, तो मुझको इशू कर देगा वो यहाँ पर क्रेडिट नोट, उस वैल्यू को कम करने के लिए, उस वैल्यू को रिवर्स करने के लिए, उसको क्रेडिट करने के लिए। या फिर गुड्स रिटर्न कर दी है बाय द बायर। ओके, इन दैट केस द क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर विल रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। इससे क्या होगा, उसका टैक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट हटेगी वहां से, तो उस पर टैक्स भी नहीं आएगा, उसे टैक्स भी कम हो जाएगा। इसको इशू करने की टाइम लिमिट क्या है यहाँ पर, द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट डिक्लेयर इन रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज इशूड, बट नोट लेटर देन द 30th of November following the end of the financial year in which such supply was made. ओके, जैसे आपकी सप्लाई कौन सी है, ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आप जनवरी मंथ में खड़े हैं, तो आपको नेक्स्ट के 20 ऑफ Feb तक इशू कर देना है यहाँ पर। ओके, इसकी लास्ट डेट क्या है, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर है 22-23,
जो एंड होगा 31 मार्च को। इसकी लास्ट डेट क्या है यहाँ पर, इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न जो आपकी होती है 31 दिसंबर। विच एवरेज अर्लियर, विच एवरेज अर्लियर, जो आपकी रिटर्न है इसको आप पहले फाइल कर देते हैं। आप रिटर्न फाइल कर दी 1 जुलाई को, तो पहले ये वाली हो जाएगी, तो आपको 1 जुलाई तक इसको इशू करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा, तो ये आपको उसका जो टैक्स वापस मिल पाएगा। इसका आपको ध्यान रखना, राइट। देन यहाँ पे आता है डेबिट नोट। ये क्या बोलता है हमारे को, सो डेबिट नोट ये बिल्कुल उसका उल्टा है, जो हमारा क्रेडिट नोट है बिल्कुल उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, इन फॉलोइंग केसेस द डेबिट नोट कैन बी इशूड। सप्लायर डिक्लेयर कर रहा है वैल्यू वो कम है एक्चुअल वैल्यू सप्लाई से, उसने इशू कर दिया मुझे 500 का इनवॉइस जो एक्चुअल वैल्यू 1200 थी। ओके, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया यहाँ पर। सप्लायर डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पर लो टैक्स रेट देन एप्लीकेबल रेट, गुड्स रिसीव्ड इन मोर देन क्वांटिटी बाय द बायर। यहाँ पर ओके, वो ट्रक आया, मैंने उसे बाय तो करीब 500 बोतल मैंने उतार ली उससे 600 बोतल, तो मुझको बाकी बची 100 एक्स्ट्रा बोतल, उसका इशू किया जाएगा यहाँ पर मुझे डेबिट नोट। ओके, उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इनवॉइस की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। सो देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द डेबिट नोट। देखिएगा इस केस में क्या हो रहा था कि इस केस में गवर्नमेंट को टैक्स वापस करना पड़ रहा था। ओके, गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने रखी उसकी टाइम लिमिट। इसके बाद हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। ओके, हमने एक बार ले लिया, उसके बाद आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आई रिपीट, इस केस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, सो देयर इज नो टाइम लिमिट। चाहे आप इशू करते हैं 1 साल बाद, आप इशू करते हैं 2 साल बाद, आने दो जी, आने दो, पैसा आने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके, अगर आप भूल गए हैं तो आप इसको बाद में इशू कर दीजिएगा, पैसा आने दो हमारे पास। दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर। हम आगे देखते हैं इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं हमारे को। ई इनवॉइसिंग, इनवॉइस होगा, डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट होगा, आपको इशू करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है यहां पर। सो ई इनवॉइसिंग डजंट मीन जनरेटिंग द इनवॉइस ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप जो इनवॉइस आप उसको ऑनलाइन इसको जनरेट कर रहे हैं, इट्स जस्ट रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल। सो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, हमारे जीएसटी के अंदर 3 पोर्टल है। एक हमारा जीएसटी पोर्टल है जहां से रिटर्न को फाइल करते हैं, जिसको हम कॉमन पोर्टल बोलते हैं। एक पोर्टल है ई वे बिल वाला, ई वे बिल, एंड एक पोर्टल हमारा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहां पर जहां से आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। इज इट क्लियर? ओके, देन जो ई इनवॉइसिंग है किस पर एप्लीकेबल होगा यहां पर, ये इसको हम देख लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी, सप्लायर इज नोटिफाइड पर्सन, जब सप्लाई की जा रही है B2B या एक्सपोर्ट हो रहा है, इवन टू अनरजिस्टर्ड यहां पर। ओके, देखिएगा, सो नोटिफाइड पर्सन रजिस्टर्ड हैविंग द एग्रीगेट टर्नओवर, यहां पर कितना है, सादा है 5 करोड़ से ऑन पैन इंडिया। आपकी बुक में यहाँ पर 10 करोड़ होगा, जो आप अभी आपके पास बुक वगैरह है उस पर 10 करोड़ होगा, तो 10 करोड़ ही है आपके लिए। जो 5 करोड़ है वो हो चुका है फॉर May 24 एग्जाम एंड ऑनवर्ड। ओके, आपका जो एग्जाम अभी है उस पर 10 करोड़ ही एप्लीकेबल है। जो 5 करोड़ कब से हो रहा है, फ्रॉम May 24 एंड ऑनवर्ड से यहाँ पर। ओके, अगर आपका एग्जाम May 24 में है उसके बाद है तो आपको फॉलो करना है 5 करोड़ पे। ओके, ये हम कब चेक करेंगे, ये हम कब चेक करेंगे, इन एनी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017 एंड 18 ऑनवर्ड यहाँ पर। ओके, सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल 5 करोड़ को क्रॉस किया या फिर 10 करोड़ को क्रॉस किया तो आप इसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ओके, देन लेकिन इफ एप्लीकेबल एंड नॉट शो इनवॉइस, अगर आपने इशू नहीं करा, आपका अप्लाई होता है, कि माना जाएगा कि आपने इनवॉइस को इशू किया ही नहीं यहाँ पर। ओके, सो देखिएगा, नोट रिक्वायर्ड, ये कब चाहिए नहीं होगा, सप्लाई कर रहे हैं B2C इनवॉइस या इनवॉइस इशू बाय द ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इंपोर्ट होगा गुड्स का, उसमें आप इशू करते हैं बिल ऑफ एंट्री, तो आपको इनवॉइस की नीड नहीं होगी आपको यहाँ।
Is it clear? Okay. So CBIC clarifies that the government department, establishment, agency, local authorities, PSUs register only for the purpose of tax deduction at source. TCS under section 15(1) are considered as the registered person, या TDS आएगा. So invoice is required, तो इनको भी ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा. ओके ये अप्लाई होगा आपके मई 24 से. अप्लाई फ्रॉम मई 24 एंड ऑनवर्ड. दिस इज अमेंडमेंट. ओके ठीक है. हाँ जी. ऑब्टेनिंग द IRN. देखिएगा, इनवॉइस विल बी रिपोर्टेड टू इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल. इसको हम बोलेंगे IRP. ऑन सच रिपोर्टिंग IRP will generate a unique invoice reference number. इसको हम बोलेंगे IRN. क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे IRN. A GST invoice will be valid only with a valid invoice reference number, जो होगा आपका 64 कैरेक्टर हैश का. ओके जो इनवॉइस स्कीमा है ये क्या है, फॉर्मेट है इसका, कि किस फॉर्मेट में आपको इस इनवॉइस को जनरेट करना है. राइट. यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट containing the specified fields applicable for all the business across the country. Okay. It is notified in GST INV1. इसका फॉर्मेट है ये वाला. ओके. Mandate which particulars to be reported in electronic format to IRP. ओके ये क्या इसका फॉर्मेट रहने वाला, सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं यहाँ पर. ई इनवॉइस इन केस ऑफ RCM, आपको सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल होने वाली अंडर RCM, तो क्या होगा, सप्लाईज आर अंडर RCM मेड बाय द नोटिफाइड पर्सन. आप सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, जो रेसिपेंट है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को. देन ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल. आपको जनरेट करना पड़ेगा इनवॉइस, यहाँ पर देना पड़ेगा. हाँ टैक्स पे करेगा सामने वाला, लेकिन आपको यहाँ पर इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा. सप्लाईज अंडर RCM है रिसीव्ड बाय द नोटिफाइड पर्सन. ये पर्सन रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या होगा, ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर. ओके. एग्जम्पशन फ्रॉम इनवॉइस. कब इनवॉइस नहीं चाहिए हमारे को, कोई होगी SEZ यूनिट, नोट डेवलपर, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFC है, GT है, ट्रांसपोर्ट करिए गुड्स का बाय रोड है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, एडमिशन टू एग्जीबिशन है, सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स है, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटीज है. ओके. However, have to provide a declaration that turnover exceeded by not required to invoice. जो इनका टर्नओवर है वो तो एक्सीड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनको इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर इनको इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है. ओके चलिए हम आगे चलते. have to give its declaration that not required to prepare the e-invoice. तो यहाँ पे कवर होते हैं. देखिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पर, लोकल अथॉरिटी है, वो GST में रजिस्टर नहीं है. यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं. अगर GST में रजिस्टर है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, डिपार्टमेंट है, उनको भी यहाँ पर इनवॉइस देना पड़ेगा. इसका आपको ध्यान रखना है, अभी बार क्लैरिफाई किया गया है. जो बाकी बच गए, जिनका टर्नओवर है वो यहाँ पर 5 करोड़ 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर ये कवर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पर इस इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है. देन जो इनवॉइस को इश्यू कर रहे हैं इनको उस पर मेंशन करना पड़ेगा, I we hereby declare that the our aggregate turnover in any preceding financial year, इसके बाद is more than the 5 करोड़ और 10 करोड़ यहाँ पर. ओके. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनवॉइस इन टर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ सेड रूल. यहाँ पर तो इनको मेंशन करना पड़ेगा. यहाँ पर ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा. ओके. अब देखिएगा एक अच्छी बात पूछी गई यहाँ पर, क्लैरिफाई किया गया हमारे को यहाँ पर. एग्जम्पशन फ्रॉम द जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसेस is for entry as a whole is not restricted by the nature of supply being made by the entity. अभी रिसेंटली CMA के एग्जाम हुए हैं, उसमें MCQ में पूछा गया था कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर. जैसे कह रहे हैं कि हमने बैंक को एग्जाम्प्ट कर दिया है, टू इश्यू द इनवॉइस. एक बैंक है यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज. ओके.
वो साथ में सेल भी कर रहा है कुछ गुड्स जैसे कि बुलियन। बैंक प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग सर्विसेज, राइट, लेकिन वो साथ में कुछ सेल कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है जैसे कि बुलियन यहां पर। तो इन ऑल द केसेस उस पर अप्लाई नहीं होगा इनवॉइस, उसको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है यहां पर। ओके, एक बैंक है वो प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग सर्विसेज, वो साथ में इन्वॉल्व है सप्लाई ऑफ गुड्स लाइक बुलियन वगैरह। जो बैंक है इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द मैंडेटरी इशुएंस ऑफ द ई इनवॉइस फॉर ऑल द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थस विल नॉट रिक्वायर टू इशू द ई इनवॉइस। तो हम क्या बात बोल रहे हैं, जो यहाँ पे इसको मिली हुई एग्जम्पशन वो खाली बैंक सर्विस के लिए नहीं है। एक बैंक कुछ भी काम कर रहा हो, वो कुछ भी सेल कर रहा हो, उसको इनवॉइस बनाने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। ओके, चाहे गुड सेल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको इनवॉइस बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं, उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया। इसी क्या प्रोसेस रहने वाली है इसको हम देख लेते हैं। सॉरी, प्रोसेस टू जनरेट द ई इनवॉइस। देखिएगा, जो सप्लायर है वो अपलोड करेगा डिटेल इन IRP टू द GST INV2, ये उसका फॉर्मेट है, इसमें आपको उसको अपलोड करना है इनवॉइस की डिटेल वहां पर, राइट। देखिएगा, सो जनरेशन ऑफ IRN, इसको हम बोलेंगे इनवॉइस रेफरेंस नंबर। डिजिटल साइन होगा इनवॉइस, ऐड करेंगे हम क्यूआर कोड, इसको हम आगे देखेंगे, अभी इसको रिक्वायर्ड होगा क्यूआर कोड। रिटर्न द इनवॉइस विद IRN साइन एंड क्यूआर टू द सप्लायर, उसको इनवॉइस मिल जाएगा वापस, ये आगे कस्टमर को इश्यू कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर आप उसको सेंड करने वाले हैं ट्रक के थ्रू, क्या होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो ईवी बिल है वो डायरेक्ट जाएगा ईवी बिल के पोर्टल पर, वो क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिक ईवी बिल को यहाँ पर। ओके, देन क्या होगा, नाउ GST पोर्टल, उसका बाद में शो करते बिल को, आप रिटर्न को फाइल करते, ये ऑटोमेटिक रिटर्न फाइल हो जाएगी यहाँ पर। वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा GSTR 1 को ऑफ सप्लायर, वो अपडेट कर देगा GSTR 2A को ऑफ बायर, जिसके बेस पर क्या होगा, सप्लायर गेट द ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड GSTR 1, और बायर का क्या होगा यहाँ पर, उसको ITC मिल जाएगा बेस्ड ऑन परिफिल्ड डिटेल ऑफ द GST 2A यहाँ पर। ओके, तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन देखिएगा, क्यूआर कोड ऑन ई इनवॉइस कैन बी वेरीफाइड ऑन द सेंट्रल पोर्टल या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन बाय द ऑफिसर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, हम आगे देखते हैं। सो इनवॉइस या फिर इनवॉइस IRP होगा, मतलब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, कैन बी कैंसल्ड बाय सप्लायर बाय रिपोर्टिंग टू IRP यहाँ पे। ओके, बट कैन नॉट बी अमेंडेड। जो आपने इशू कर दिया ई इनवॉइस, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वो अमेंड नहीं होगा। एक बार इशू कर दिया तो इशू कर दिया आपने। अमेंडमेंट इन डिटेल कैन बी ओनली ऑन द GST पोर्टल फाइल फाइलिंग GSTR 1। तो आप फाइल करेंगे GSTR 1 तो उसको आप करेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जो आपने इनवॉइस को इशू कर दिया उसको आप ठीक नहीं कर सकते, वो एक बार उसको आप सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर? ओके, अब बारी आती है यहाँ पर क्यूआर कोड की, हमें ये क्या बोलता है, इसको हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, इसको हम देख लेते हैं क्या बोलता है हमारे को। डायनामिक क्यूआर कोड। तो जो क्यूआर कोड होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है स्टैटिक क्यूआर कोड, जो होता है पर्सन बेस, एक पर्सन से आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको आप इशू करते हैं स्टैटिक कोड यहाँ पर। ओके, एक होता है यहाँ पर डायनामिक कोड, जो होता है ट्रांजेक्शन बेस। हम GST में यूज करते हैं डायनामिक क्यूआर कोड, जो होता है हमेशा ट्रांजेक्शन बेस। ओके, इसका पर्पज क्या है, टू एनकरेज द डिजिटल पेमेंट। ओके, देखिए आप यहाँ पर जो डायनेमिक क्यूआर कोड है यहाँ पर कंटेन द पेमेंट डिटेल्स ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक यहाँ पर विच इज लीड डायरेक्टली टू पेमेंट। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ई पेमेंट को, यहाँ पे इस पर अप्लाई होगा। ये कोई ट्रांजेक्शन हो रही है B2C, सप्लाईज मेड बाय द नोटिफाइड पर्सन। ये कौन आते हैं यहाँ पर नोटिफाइड पर्सन? जिनका टर्नओवर ज्यादा है 500 करोड़ से, GST आने के बाद किसी भी साल में उनका टर्नओवर ज्यादा है 500 करोड़ से, तो उनको यहाँ पर देना पड़ेगा क्यूआर कोड उनके इनवॉइस पर, ताकि कस्टमर उसको पे कर पाए इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर। ओके, किस पर अप्लाई नहीं होगा ये क्यूआर कोड? इफ इनवॉइस इशूड बाय द फॉलोइंग सप्लायर्स। कोई अगेन कोई बैंकर है, कोई इंश्योरेंस है, कोई NBFC वगैरह है, GT है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगेन कोई एग्जीबिशन है, सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स है, या उडार वाला है, या एक्सपोर्ट सप्लाई टू UIN, इवन B2C होगा तो भी। इनवॉइस टू रेसिपिएंट आउटसाइड द इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज
फॉर विच अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फॉरेक्स। तो इन ऑल दिस केसेस आपको QR कोड देने की कोई नहीं। ओके, देखिएगा ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत से टीचर ने छुड़वा रखा है। ओके, लेकिन इसको हमने कवर किया है। हमने कवर क्यों किया है? हमारी बुक के अंदर हमने सब कुछ कवर किया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पर, ताकि आपको खाली इस वन बुक पे फोकस करना है, इसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, इसके अंदर आपका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ओके, देखिए हम इसको रीड कर लेते हैं क्या बोला गया कि देखिएगा, कंप्लायंस विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट। जो आपका टर्नओवर है वो क्रॉस कर गया 500 करोड़ को, तो आपको उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस जहां पे प्रॉब्लम्स आएगी। जैसा कि इसमें आया केस 1, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लायर प्रोवाइड द क्यूआर कोड बट कस्टमर ऑप्ट टू पेमेंट विदाउट क्यूआर कोड। आप सप्लायर हैं, आपने कस्टमर को बोला कि ये लीजिए क्यूआर कोड, ये लिए इनवॉइस, आप उसको पे कर दीजिए। लेकिन जो कस्टमर वो कह रहा है कि मैं पे करूंगा यूजिंग द विदाउट यूजिंग क्यूआर कोड, मैं पे करूंगा इन कैश या मैं पे करूंगा यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अपनी नेट बैंकिंग से। तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं पे यहाँ पे। तो करना क्या पड़ेगा इंडेक्स के आपको? प्रोवाइड द क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट इन इनवॉइस, कि किस डेट को आपने उसने आपको यहाँ पर कैश में पे कर दिया है, तो आपको इनवॉइस से मेंशन करना पड़ेगा। ओके, कि किस डेट को उसने आपको कैश में पे कर दिया है, आपको इनवॉइस से मेंशन करना पड़ेगा। अब कस्टमर बोल रहा है कि मैं पे करूंगा यूजिंग यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा क्रॉस रेफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल्स इन द इनवॉइस। यहाँ पर क्या डेट है, क्या टाइमिंग है, क्या उसकी ट्रांजैक्शन आईडी है। जैसे आप पे करते हैं थ्रू यूपीआई, तो उसमें एक आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आती है, तो आपको उसको इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने पेमेंट ले ली है यूजिंग यूपीआई, यहाँ पर तो आप उसको मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड केस यहाँ पे क्या आएगा? अभी आपने इनवॉइस को इश्यू नहीं करा है, यहाँ पर आपने पहले उसको ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर सप्लायर प्रोवाइड द ई पेमेंट ऑप्शन विदाउट यूजिंग द क्यूआर कोड। यहाँ तो क्या होगा? क्रॉस रेफरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन मेड ऑन द इनवॉइस। आपको अगेन उस पर जो उसकी आईडी वगैरह उस पर लिखनी पड़ेगी इनवॉइस के ऊपर। लेकिन जो पेमेंट है वो आपको बाद में की जा रही है इनवॉइस को इश्यू करने के बाद, तो इंडेक्ट केस आपको इनवॉइस पर जो क्यूआर कोड देना पड़ेगा, तो इंडेक्ट केस आपको क्यूआर कोड देना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस केस में आ जाएगा, आपने क्यूआर कोड दिया, अब कस्टमर की चॉइस है कि वो कैश में पे करता है या इसके यूजर पे करता है या फिर उसके थ्रू पे करता है, यूपीआई थ्रू पे करता है, वो कस्टमर की चॉइस है। तो हम इस केस में आ जाएंगे। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम मान लेंगे कि आपने इसको कंप्लाई कर दिया, जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्यूआर कोड की। कंपल्सरी नहीं कि आपने पेमेंट इसके थ्रू लेनी है, आपने इसको देना है, कस्टमर की चॉइस होगी, सो पेमेंट करेगा आपको, वरना नहीं करेगा यहाँ पर। राइट, देखिए आप। देन इसमें आता थर्ड केस क्या बोलते हैं हमारे को? प्रीपेड इनवॉइस। जैसा या कोई ईसीओ होगा या फिर कोई ऑनलाइन मर्चेंट है यहाँ पर, राइट, या कोई ऑनलाइन मर्चेंट है, तो क्या होगा यहाँ पे? आपने कुछ आइटम बाई करी थ्रू Amazon। ओके, जैसे आप बाय करते हैं Amazon से, तो पहले क्या होता है? पहले आप पे करते हैं, इनवॉइस बाद में आता है। पहले आप पे करते हैं, इनवॉइस बाद में आता है। तो आपको इनवॉइस पर क्यूआर कोड कैसे देंगे? इनवॉइस तो बाद में आने वाला है, पहले आपको पे करना है यहाँ पर। देन प्रोवाइड द क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन टू बी मेड इनवॉइस। अगेन उस पर मेंशन कर देंगे ट्रांजैक्शन आईडी, तो हम क्या मानेंगे कि आपने उसको कंप्लाई कर दिया यहाँ पे। ओके, लेकिन आपको जो इनवॉइस है वो बाद में मिल रहा है यहाँ पर, सॉरी, पोस्ट पेमेंट इनवॉइस जनरेशन, कि पहले आपको इनवॉइस मिल रहा है तो पेमेंट बाद में हो रही है, तो आपको उस पर जो क्यूआर कोड देना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ इश्यू ऑल्सो, पहले आप इनवॉइस को इश्यू कर रहे हैं, पेमेंट बाद में आ रही है, तो आपको उस पर कंपलसरी क्यूआर कोड देना पड़ेगा। फिर आप इस केस में आ जाओगे, कस्टमर की चॉइस है, क्या वो कैश में पे कर रहा है, क्या वो इसको यूज कर रहा है क्यूआर कोड को, या फिर वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है, उसकी चॉइस आगे। ओके, तो आपने ये करना होगा उसके बाद, तो मानेंगे कि को आपने कंप्लाई कर दिया है। इज इट क्लियर? ओके, देखिए आप आगे। हाँ जी, अब बात आती है वोचर्स की। ये क्या बोलते हैं हमारे को? हमारे जीएसटी में आते हैं यहाँ पर 3 टाइप्स के वोचर्स। ओके, पहला आता है रिसिप्ट वोचर्स। मेरे भाई का बिजनेस है ऑफ कैटरिंग, नागपाल कैटर्स के नाम से, नागपाल कैटर्स के नाम से। ओके, अब उनके पास आया एक ऑफर थ्रू एक स्कूल के थ्रू, वो करने वाले थे एक फंक्शन यहां पर। ओके, देन अभी स्कूल वालों को डिसाइड नहीं है, यहां पर उनको भी डिसाइड नहीं है कि वो फंक्शन कहां करने वाले हैं। उनके स्कूल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, यूपी में भी है।
अभी उन्हें क्लियर नहीं हुआ कि वो उसको कहाँ कहाँ पे करने वाले हैं। वो हमारे पास आए नागपुर इवेंट्स के ऊपर, नागपुर कैटर्स के पास, कि हमें करवाना है प्रोग्राम यहाँ पे। ओके, तो हमको एडवांस पे कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, और सर्विस के केस में एडवांस पर पेमेंट की लायबिलिटी आ जाती है, आपको जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है एडवांस के केस में उन सर्विसेज। हम पढ़ चुके हैं पहले इसको। तो अभी डिसाइड नहीं है कि वो होने कहाँ वाला है, वो हरियाणा में होने वाला है, पंजाब में होने वाला है, यूपी होने वाला है, वो कहाँ करेंगे। तो इसको हम क्या माने, इसको हम इंटरस्टेट माने, इसको हम इंटरस्टेट माने, उस पर हम क्या रेट लगाएं, हम क्या रेट लगाएं, इसको हम इंटर माने, इसको हम इंट्रा माने, अभी क्लियर नहीं है। तो लो क्या बोलता है, लो बोलता है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल ओन रिसिप्ट ऑफ एडवांस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स सर्विसेज या फिर बोथ इशू ए रिसिप्ट वोचर, यहां इशू करेगा रिसिप्ट वोचर को। ओके, देन द रेट ऑफ टैक्स इज नॉट डिटरमिनेबल, उसको मान लेंगे 18%, सप्लाईज नॉट डिटरमिनेबल, उसको मान लेंगे इंटरेस्ट रेट। तो क्या बोल रहे हैं, उसका आप इंटरेस्ट रेट मान लीजिए, 18% रेट मान लीजिए, आप इशू कर दीजिए यहां पर रिसिप्ट वोचर को। इज इट क्लियर? ओके, देन यहां एडवांस मिल गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये फंक्शन ही कैंसिल हो गया, ये फंक्शन ही नहीं हुआ, यहां पे ये फंक्शन ही नहीं हुआ, सप्लाई नहीं हुई, या फिर आपने टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं किया, नो सप्लाई या फिर नो टैक्स इनवॉइस, नो सप्लाई या फिर नो टैक्स इनवॉइस अगेंस्ट द एडवांस रिसीव्ड, इशू द रिफंड वोचर। ओके, जो हमें एडवांस मिला था उसको हम वापस कर देंगे यूजिंग द रिफंड वोचर। हाँ, यहां पे होना चाहिए दो केस, या सप्लाई नहीं हुई या फिर आपने टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं किया। आई रिपीट, सप्लाई नहीं हुई या फिर आपने टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं किया, इन दोनों में से कोई केस होना चाहिए। आपने सप्लाई को कर दिया है या फिर आपने टैक्स इनवॉइस को इशू कर दिया है यहां पर, ओके, तो ये रिफंड नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको इशू करना होगा यहां पर क्रेडिट नोट को या फिर डेबिट नोट को, क्रेडिट या फिर डेबिट नोट को, राइट। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। सो पेमेंट वोचर क्या बोलते हैं हमारे को, पेमेंट वोचर फिर चलान हम क्या बोलेंगे, कोई आरसीएम वाली सप्लाईज है, ओके, मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, एक पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर है वो सप्लाई कर रहा है, उस पर टैक्स पे करने वाला रेसिपिएंट, इन दैट केस जो इनवॉइस है वो कौन बनाएगा, सप्लायर टू इश्यू द टैक्स इनवॉइस यहां पर। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन जो सप्लाई है वो कर रहा है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, देन रेसिपिएंट टू इश्यू द टैक्स इनवॉइस, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो तो टैक्स इनवॉइस बना नहीं सकता। एक ऐसा पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है, जिसके सप्लाई है वो टैक्स अंडर आरसीएम है, तो जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है इसके पास तो टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की पावर ही नहीं है ना, इसके पास जीएसटी इन ही नहीं है। तो इन दैट केस क्या होगा, जो रेसिपिएंट है वो इश्यू करेगा टैक्स इनवॉइस, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग। ओके, द पेमेंट वोचर टू बी इश्यूड बाय द रेसिपिएंट एट टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर, जब उसको पेमेंट कर रहा है वो तब इश्यू करेगा यहां पे, राइट। ओके, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होगा, जो रेसिपिएंट है वो बनाएगा यहां पे टैक्स इनवॉइस, ओके, यहां पे नहीं बनाएगा टैक्स इनवॉइस, यहां पे जो सप्लायर है वो टैक्स इनवॉइस दे रहा है, और यहां पे जो रेसिपिएंट है वो बनाएगा टैक्स इनवॉइस। यहां हम बात करें टैक्स इनवॉइस की, यहां हम बात करें टैक्स इनवॉइस की, लेकिन ऑल द बोथ केसेस, ओके, इन दोनों केस के अंदर पेमेंट वोचर बनाएगा यहां पे रेसिपिएंट, ओके, कि मैंने पेमेंट कर दी है, ओके, इन दोनों केस में क्या बनाना पड़ेगा उसको, पेमेंट वोचर, कि मैंने पेमेंट कर दी है। ये कब इशू होता है पेमेंट वोचर, जब वो पेमेंट करता है टू सप्लायर, यहां पे जो रेसिपिएंट है, जो आरसीएम में टैक्स पे करने वाला है, इसको हम बोलते हैं पेमेंट वोचर। ये दोनों केस में आएगा, ओके, ठीक है। हाँ जी, डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस क्या होगा, इसको आप बोल सकते हैं टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस, टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस, ओके। इसमें क्या होगा, जैसे कोई इंश्योरेंस है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई एनबीएफसी है, तो जो इनवॉइस को इश्यू कर रहे हैं वो उसमें मैंडेटरी इंफॉर्मेशन देंगे, अदर इन्फो सेम एज टैक्स इनवॉइस। क्या देंगे वो, मे इश्यू ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड ड्यूरिंग ए मंथ एट एंड ऑफ मंथ,
जैसे कोई कस्टमर है, उसको कोई प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, जो उसका टैक्स इनवॉइस है वो मंथ के एंड में इशू कर देंगे कलेक्टेड। ओके, उनको बार बार इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, पूरे मंथ के एंड में उन सबका एक इनवॉइस इशू कर देंगे, उनको अलाउड कर दिया गया है। उसको रखेंगे सीरियल नंबर, ये ऑप्शनल है, या फिर एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, ये ऑप्शनल है, ये देना दे, उनके लिए ऑप्शनल है ये वाली बात है। कोई जीटी वगैरह है तो उसको प्रोवाइड करने पड़ेगी ये वाली डिटेल्स। क्या उसका वेट है कंसाइनमेंट का, कंसाइनी का नेम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कैरेजेस, डिटेल ऑफ गुड्स, जीएसटी ऑफ पेई, या कोई अदर इंफॉर्मेशन एज टैक्स इनवॉइस। ओके, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स वगैरह को, टिकट शैल डीम टू बी टैक्स इनवॉइस। जैसे आप किसी बस में जा रहे हैं, आपको टिकट वगैरह मिलती है तो मान लिया जाएगा कि वो इनवॉइस है यहाँ पर। अदर इन्फो सेम एज टैक्स इनवॉइस, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर एंड सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड ऑन टिकट। ओके, सीरियल नंबर करे ना करे उसको ऑप्शनल है यहाँ पर, एड्रेस एसपेन का देना दे उसका ऑप्शन है। जैसे आप एक बस में जा रहे हैं, क्या उसके ऊपर आपका एड्रेस आता है उस टिकट के ऊपर, नहीं आता आपका एड्रेस, तो ऑप्शनल है, देना दे यहाँ पे। ओके, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन, सिनेमा या फिर फिल्म वगैरह आप देखने गए तो वो इश्यू कर पाएंगे यहाँ पर ई टिकट को। जैसे आप टिकट को बुक करते हैं, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, तो आपको टिकट तो मिलती नहीं है, तो आपको मिल जाती है ई टिकट। यहाँ पे ये ई इनवॉइस नहीं है, ये ई इनवॉइस नहीं है, ये ई टिकट है यहाँ पे। ओके, शैल बी डीम टू बी इनवॉइस। यहाँ डिटेल ऑफ रेसिपिएंट नोट रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। अब बात आती है इसमें डिलीवरी चलान की। ये क्या बोलता है हमारे को, समटाइम क्या होता है कि एट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स द क्वांटिटी इज नॉट क्लियर, जो क्वांटिटी आपको क्लियर नहीं है यहाँ पे, या फिर इन दैट केस डिलीवरी चलान टू बी इश्यूड एंड टैक्स इनवॉइस कैन बी इश्यूड लेटर ऑन। जैसे आपके जो गुड्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑन अप्रूवल बेसिस। कस्टमर हाँ करेगा तो सेल होगी, अदरवाइज वापस आ जाएंगे यहाँ पे। या फिर सप्लाई हो रही है आपकी, यहाँ पे देखिएगा सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस हो रही है, जिसकी क्वांटिटी अभी फिक्स नहीं है कि कितनी आप सप्लाई करनी है। या आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का फॉर जॉब वर्क या फिर फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, आप सप्लाई कर रहे हैं खुद की ब्रांच को। ओके, जो अंडर सेम स्टेट में रजिस्टर है। ओके, मतलब जो अलग से रजिस्टर नहीं है, अगर वो सेम स्टेट में अलग से रजिस्टर है या फिर वो किसी और में रजिस्टर है, तो वो आपकी होगी डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उस पर आपको इशू करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस। लेकिन इन सेम स्टेट आपकी 5 ब्रांचेस हैं जिनका जीएसटी एक ही है, इनका जीएसटी एक ही है। ओके, तो अगर उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ टैक्स इनवॉइस तो आएगा नहीं क्योंकि सप्लाई ही नहीं है यहाँ पे, तो आपको इशू करना पड़ेगा यहाँ पे डिलीवरी चलान। आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर ऑन रिमूवल गुड्स, आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, आपका टैक्स इनवॉइस नहीं आएगा यहाँ पे, आपको इशू करना पड़ेगा डिलीवरी चलान यहाँ पे। राइट, द डिलीवरी चलान टू बी मेड इन ट्रिप्लीकेट लाइक द इनवॉइस। यहाँ पे ओके, डिक्लेयर करना पड़ेगा इनवॉइस दैट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डिलीवरी चलान, नोट इनवॉइस। ओके, इसमें कुछ आते हैं हमारे स्पेशल केसेस। वो क्या बोलते हैं हमारे को, गुड्स सेंड ऑन द सेमी कंप्लीट या फिर नॉकडाउन कंडीशन और इन बैचेस लॉस। मैंने ऑर्डर किया एक बेंच बनाने वाले शॉप से कि मुझे चाहिए यहां पर 500 बेंचेस। पहले मुझे आए 100 बेंचेस, फिर मुझे आए 100 बेंचेस, फिर आए 100, फिर आए 100, फिर आए 100। ओके, देन इन दैट केस इनवॉइस कैसे इशू होगा, सप्लायर को पहले ही पूरा इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मेरा ऑर्डर आया, उसको पूरा इनवॉइस इशू करना पड़ेगा पूरी अमाउंट का यहाँ पे। ओके, अब 100 बेंच यहाँ पे आए, 100 बेंच यहाँ पे आए। जब ये 100 बेंच आए, इसके साथ में आएगा डिलीवरी चलान, डिलीवरी चलान फॉर एवरी कंसाइनमेंट अलोंग विद ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस, कॉपी ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस यहाँ पर। ओके, उसकी कॉपी आएगी ओरिजिनल इनवॉइस के साथ में एवरी टाइम। डिलीवरी चलान कॉपी, डिलीवरी चलान कॉपी। ओके, जब उसकी यहाँ पर लास्ट कंसाइनमेंट आएगी, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है इनवॉइस की, वो आएगी अलोंग विद द लास्ट कंसाइनमेंट। इज इट क्लियर? ओके, देन गुड्स ऑन द अप्रूवल बेसिस। इस केस में क्या होगा, तो इन केस में क्या होगा, हमने देख लिया कि वो इशू करेगा डिलीवरी चलान को यहाँ पे, या फिर गुड्स सेंड करी है फॉर गैलरी फॉर एग्जीबिशन। ओके, आपकी जो आर्ट वर्क है, कोई आपकी पेंटिंग वगैरह है, आपने सेंड करी है टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन। नो कंसिडरेशन while removing the goods so not supply an invoice can not be issued। तो जो जीटी है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑन डिलीवरी चलान है प्लस वे बिल है यहाँ। ओके, जो आप गुड्स को सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपने गुड्स को सेंड किया, जब वो अप्रूव होगी तब वो सेल होगी उसकी। ओके, तो साथ में जाएगा उसके यहाँ पर डिलीवरी चलान,
प्लस साथ में जाएगा उसके ई वे बिल, यहाँ पे ई वे बिल। ओके, एज सून एज सप्लाई टेकन प्लेस रिक्वायर्ड टू इशू द टैक्स इनवॉइस, सप्लायर शेल कैरी इनवॉइस बुक अलोंग। ओके, अच्छा रहेगा कि जो सप्लायर है वो साथ में इनवॉइस को लेके चला जाए, यहाँ पे इनवॉइस की जो बुक होती है लिखने की। ओके, इज इट क्लियर? ओके, द चैप्टर इज ओवर। गुड बाय दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।